हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है चेंजेज इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, भारत के विदेश नीति में बदलाव। मेरा लेसन प्लान है भूमिका, उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, अर्थात भारत के विदेश नीति का क्या सिद्धांत है, किस सिद्धांत पर वो ऑपरेट कर रहा है, भारत की विदेश नीति का ऑब्जेक्टिव अर्थात उद्देश्य क्या है, और अगला पॉइंट है कि वे फॉरवर्ड, भविष्य में भारत की विदेश नीति की क्या क्या नीति निर्धारण के योजना होंगी या अवयव होंगी, और अगला पॉइंट कंक्लूजन। तो आइए इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी देश की विदेश नीति वहाँ के इतिहास, वहाँ के मिलिट्री स्ट्रेंथ, सेना की ताकत, वहाँ के जनमत और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण से प्रभावित होता है। इसके अलावा वहाँ की लीडरशिप किस प्रकार की है, किस ओरिएंटेशन की है, उससे भी यह प्रभावित होता है। और सबसे ज़्यादा इस बात से प्रभावित होता है कि उस देश का लोकेशन कहाँ पर है, मैंने जियो स्ट्रेटजी या ज्योग्राफी के हिसाब से उसका पोजीशन कहाँ पर है विश्व मानचित्र पर। और इन सब आधार पर किसी भी देश के विदेश नीति का निर्धारण किया जाता है। दोस्तों, हमारे देश के विदेश नीति का क्या क्या सिद्धांत है। पहला सिद्धांत है नॉन अलाइनमेंट, गुट निरपेक्षता की राजनीति। दूसरा सिद्धांत है पंचशील। तीसरा है उपनिवेशवाद का विरोध या साम्राज्यवाद का विरोध। चौथा है रंगभेद नीति का विरोध। पांचवा डिजार्मामेंट, निरस्त्रीकरण को बढ़ावा, विश्व शांति को प्रमोट करना, और इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत करना, और अंत में नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, आणविक शक्ति का प्रयोग पहले नहीं करना। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और 1998 में इसके द्वारा सारे विश्व को बताया गया, और इसके प्रतिक्रिया स्वरूप पाकिस्तान ने भी बम विस्फोट किए थे। तो आज की तारीख की सच्चाई यह है कि भारत के अलावा पाकिस्तान और संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 जो अस्थायी सदस्य हैं, जैसे अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये सभी देश आणविक हथियार से लैस हैं। लेकिन भारत ने अपना पॉलिसी क्लियर किया हुआ है कि वह किसी भी देश पर न्यूक्लियर वेपन से हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर उस पर किसी दूसरे देश के द्वारा पहले हमला किया जाएगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, नॉन अलाइनमेंट या गुट निरपेक्षता की नीति क्या है? इसका मतलब यह होता है कि हम किसी भी गुट के साथ शामिल नहीं हैं और इंटरनेशनल मैटर में, माने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय पर अपना पक्ष स्वतंत्र रूप से पेश करेंगे। इसका अर्थ यह भी होता है कि हमारा जो विदेश नीति होगा वो किसी दूसरे से प्रभावित नहीं होगा। हम किसी भी सुपर पावर के गुलाम बन के नहीं रहेंगे, और किसी भी देश कितना सार्वभौम है, सॉवरेन है, उसका एक बैरोमीटर यह है कि उस देश की विदेश नीति कितना स्वतंत्र है। और हमारे देश के नेताओं ने आज़ादी के बाद से ही, और खास करके जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट किया कि उनका देश गुट निरपेक्ष रहेगा, न तो वो अमेरिका के खेमा में जाएगा और न सोवियत यूनियन के खेमा में जाएगा। और इस तरह से वह अपनी विदेश नीति को अक्षुण्ण रखेगा। इसके अलावा 1954 में जवाहरलाल नेहरू ने 5 सिद्धांत को प्रतिपादित किया चाइना के साथ, जिसको कि पंचशील का सिद्धांत कहते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, माने दोनों देश एक दूसरे के सॉवरेनिटी पर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दूसरा, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। तीसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चौथा, जो भी वार्ता होगी वह बराबरी के आधार पर होगी और एक दूसरे के
फायदे के लिए होगी, म्यूचुअल बेनिफिट एंड इक्वालिटी। और पांचवा, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। भले ही दोनों देश के अलग अलग राजनीतिक सिद्धांत है, आप जानते हैं कि हिंदुस्तान एक प्रजातांत्रिक देश है, चीन एक कम्युनिस्ट देश है, लेकिन फिर भी दोनों देश में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना कायम की जाएगी। और यही हमारे देश की विदेश नीति अभी भी चलती आ रही है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है हमारे विदेश नीति का, और वह है टू प्रमोट वर्ल्ड पीस। विश्व शांति को सहयोग देना, बढ़ावा देना। और वह ऐसा क्यों है? क्योंकि हिंदुस्तान एक विकासशील देश है, अधिकांश लोग गरीबी रेखा में जीवन यापन कर रहे हैं, अभी भी बहुत सारे मामलों में हम विकसित देशों से बहुत पीछे हैं। और जब तक शांति नहीं होगा तब तक हम विकसित नहीं हो पाएंगे। हमारे ऊर्जा का उपयोग टेक्नोलॉजी के विकास में, आर्थिक उन्नति के विकास में लगाया जाएगा, न कि दूसरे देशों से लड़ाई झगड़ा करके। हालांकि ये बात दीगर है कि इस 75 साल के दरमियान पाकिस्तान से हमें 4 युद्ध लड़ने पड़े और चीन से 1 युद्ध लड़ना पड़ा, लेकिन ये सभी युद्ध हम पर थोपे गए थे। हिंदुस्तान ने स्वतः किसी देश पर आक्रमण नहीं किया था। दोस्तों, प्रश्न उठता है कि हमारे देश के विदेश नीति का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? तो पहला है नेशनल इंटरेस्ट की रक्षा करना, टू प्रिजर्व द नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना। अगर कोई देश हम पर हमला करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना, जैसे कि भारत सरकार ने विभिन्न अवसरों पर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। दूसरा है कि हम जो भी डिसीजन लेंगे उसमें हमें स्वायत्ता होना, हम दूसरे देश के प्रभाव में आकर के कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। जैसे कि आज़ादी के बाद से पाकिस्तान अमेरिका के खेमा में चला गया, वो सीटो सेंटो और बगदाद टीटी का मेंबर हो गया और उसकी फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से अमेरिका के द्वारा गाइडेड रही है। लेकिन ऐसा हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में नहीं कहा जा सकता है। तीसरा पॉइंट है टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि पिछले 30-40 सालों से हिंदुस्तान आतंकवाद से गंभीर रूप से शिकार रहा है, और खास करके जम्मू कश्मीर और पंजाब के इलाकों में। तो हिंदुस्तान के विदेश नीति का यह उद्देश्य है कि पाकिस्तान को बेनकाब करना, और जिस तरह से पाकिस्तान नॉन स्टेट एक्टर को ला करके जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटना कराता है, उसको पूरे विश्व पटल पर उन सारे तथ्यों को सामने लाना। चौथा पॉइंट है आर्थिक उन्नति को बढ़ावा देना, अपने पड़ोसी देशों के साथ में मित्रतापूर्ण व्यवहार करना, उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित करना। गल्फ कंट्रीज, खास करके यूएई के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना। और जैसा कि आप जानते हैं कि केरल और अन्य राज्यों के बहुत सारे लोग गल्फ कंट्री में जाकर के कमाने जाते हैं और लाखों रुपये रेमिटेंस के रूप में हिंदुस्तान को भेजते हैं। और एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि हिंदुस्तान के इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर तक पहुंचाना 2026 तक। एक अन्य उद्देश्य है कि हिंदुस्तान को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य बनाना। और इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लिस्ट कि हिंदुस्तान के बाहर जो भी प्रवासी भारतीय रहते हैं उनके साथ में मजबूत और प्रगाढ़ संबंध स्थापित करना, ताकि वो हिंदुस्तान के आर्थिक विकास में मददगार साबित हो सके। दोस्तों, हाल के वर्षों में हिंदुस्तान के फॉरेन पॉलिसी में क्या क्या चेंजेज आए हैं, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि रूस और यूक्रेन वार पिछले साल भर से चल रहा है, और जिसके कारण से हिंदुस्तान को अमेरिका और यूरोपियन यूनियन एक तरफ और रूस दूसरी तरफ, उन दोनों पावर को बैलेंस करना पड़ा है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद अमेरिका ने और यूरोपियन देशों ने उस पर सैंक्शन लगा दिया, विभिन्न प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया है, ताकि रूस की आर्थिक स्थिति चरमरा जाए। और हिंदुस्तान की सरकार पर भी दबाव डाला गया कि आप भी हमारे द्वारा सैंक्शन
में अपना योगदान दें, मतलब भागीदारी करें, लेकिन हिंदुस्तान ने साफ इनकार कर दिया। हिंदुस्तान ने सस्ते रेट पर रूस से तेल खरीदना जारी रखा, मिलिट्री साजो सामान भी खरीदना जारी रखा और रूपी बेस्ड पेमेंट मैकेनिज्म को भी हिंदुस्तान ने डेवलप किया ताकि रूस की आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं हो पाए। दोस्तों, आप जानते हैं कि हिंदुस्तान मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए 60% तक रूस पर निर्भर है और इसके अलावा रूस और चाइना में आज की तारीख में जबरदस्त ढंग से प्रगाढ़ संबंध स्थापित हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान का रूस से अलग हो जाना उसके राष्ट्रीय हित में नहीं था और इसीलिए हिंदुस्तान की सरकार ने बैलेंसिंग एक्ट का काम किया और इसके लिए उसने जहां पर सस्ते दरों पर रूस से तेल खरीदना जारी रखा, मिलिट्री हार्डवेयर खरीदना जारी रखा, इसके साथ ही जहां भी जैसे कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में या यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में या इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन IAEA में या ह्यूमन राइट कमीशन में जब भी कोई प्रस्ताव रूस को निंदा करने के लिए, सेंस्योर करने के लिए लाया गया, हिंदुस्तान की सरकार उसमें अनुपस्थित रही। इसके अलावा हिंदुस्तान की सरकार हाल के वर्षों में पुनः फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में शामिल हो गई है। उसने UAE और ऑस्ट्रेलिया के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है और आने वाले दिनों में भारत की सरकार ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेगी। कनाडा और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का विचार है ताकि सामानों का आवाजाही निर्बाध रूप से हो सके, क्योंकि हिंदुस्तान का एक और उद्देश्य है कि इसे मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए और यदि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होंगे तो हिंदुस्तानी साजो सामान विदेशों में धड़ल्ले से बिकेंगे और वहां पर अगर तेजी से खपत होगा हिंदुस्तानी माल तो यहाँ के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, इसके अलावा हिंदुस्तान की सरकार ने अभी श्रीलंका को 2 से लेकर 3 बिलियन अमेरिकन डॉलर की आर्थिक सहायता किया, क्योंकि श्रीलंका की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई थी। और इसके अलावा बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ में रीजनल ट्रेड और ऊर्जा के क्षेत्र में भी कोऑपरेशन भारत सरकार के द्वारा किया गया है। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है और वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जुल्म किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी भारत सरकार ने अपना चैनल खोला हुआ है और वहाँ की सरकार के संपर्क में है। इसी तरह से म्यांमार के मिलिट्री जनता के भी संपर्क में भारत सरकार है। हालांकि ईरान में जोरदार ढंग से आंदोलन हो रहे हैं महिसा अमीनी के मामले को लेकर के, लेकिन फिर भी भारत और ईरान के संबंध अभी भी अक्षुण्ण है। लेकिन पाकिस्तान के साथ में हिंदुस्तान का संबंध पहले ही जैसा है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और दोनों में अभी भी कोई निगोशिएशन नहीं हो रहा है। कश्मीर मामले पर कोई भी चर्चा नहीं हुई है और इसी तरह से चाइना के साथ भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC में कोई ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ। हालांकि 21 राउंड बातचीत दोनों देशों के सेना अधिकारियों के बीच में हुई है, लेकिन अभी भी अक्साई चीन का मामला, गलवान वैली का मामला पेंडिंग है, जिसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। हाल के दिनों में चाइना ने यांगसे पोस्ट को अरुणाचल प्रदेश में कब्जा करने की कोशिश किया था, जिसे कि भारतीय सेना के द्वारा फेल कर दिया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जहां तक चाइना का संबंध है वह लद्दाख क्षेत्र में और अरुणाचल क्षेत्र में दोनों जगह हिंदुस्तान की सेना के साथ समय समय पर
भिड़ती रहती है और यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है। दोस्तों, भविष्य में भारत की विदेश नीति क्या हो, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है कि हिंदुस्तान को एक लीड कंट्री के रूप में 2070 तक जो ग्लोबल टारगेट है कि जीरो इमिशन ऑफ कार्बन, उसमें जोरदार ढंग से अपनी भूमिका निभानी चाहिए ताकि पर्यावरण सही रह सके। दूसरा पॉइंट है कि हिंदुस्तान की विदेश नीति को और आर्थिक नीति को इस तरह से बनाया जाए ताकि समावेशी माने इंक्लूसिव ग्रोथ हो सके और जिसमें द्रुत गति से तो विकास हो, लेकिन साथ साथ उस द्रुत गति के विकास का फायदा निचले तबके के लोगों को भी मिले। आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की विदेश नीति के लिए आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और निरस्त्रीकरण, ये 3 महत्वपूर्ण मुद्दे व्यापक होंगे और इन्हें हल करना होगा। हिंदुस्तान की सरकार को यह भी कोशिश करना होगा कि जब भी सिक्योरिटी काउंसिल को विस्तारित किया जाता है तो हिंदुस्तान के साइज को देखते हुए, उसकी इकोनॉमी को देखते हुए उसे परमानेंट सदस्य का दर्जा दिया जाए। क्योंकि हिंदुस्तान आने वाले दिनों में 2026 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है और 2029 तक जर्मनी और जापान को सरपास करते हुए विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आर्थिक शक्ति के रूप में उभरना चाहता है। तो इसके लिए उसे ह्यूज अमाउंट ऑफ डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना होगा ताकि जो मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, क्लीन इंडिया, स्मार्ट सिटीज आदि की जो योजना चल रही है उसमें द्रुत गति से तेजी से विकास किया जा सके और फिनेंशियल असिस्टेंस और टेक्नोलॉजी विदेशों से, खासकर पश्चिमी देशों से हिंदुस्तान में लाया जा सके ताकि हिंदुस्तान तीसरी सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में उभरे। कंक्लूजन, तो दोस्तों आखिर हमारे इस लेक्चर का निचोड़ क्या है कि अगर हिंदुस्तान 5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की इकोनॉमी 2026 तक बनना चाहती है और 2029 तक तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरना चाहती है तो उसे अमेरिका और रूस दोनों महाशक्तियों के साथ में बैलेंसिंग एक्ट करना होगा ताकि हिंदुस्तान तेजी से टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान कर सके, ह्यूज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में आए और जिससे हिंदुस्तान का ग्रोथ रेट 7 से 8% आने वाले दिनों में हो सके। तभी हिंदुस्तान 2029 में तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति हो सकेगी। दोस्तों यहाँ यह भी मैं स्पष्ट कर दूं कि सबसे बड़ा थ्रेट, खतरा हिंदुस्तान के लिए चाइना है। आपको मालूम होगा कि हिंदुस्तान की आर्थिक शक्ति अभी 15.5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर से भी अब ज़्यादा हो गई है और अगर तुलनात्मक ढंग से देखें तो चाइना की आर्थिक शक्ति हिंदुस्तान की आर्थिक शक्ति से 5 गुना ज़्यादा हो गई है। ऐसी स्थिति में जबकि एलएसी पर हमेशा झगड़े फसाद होते रहते हैं और हमेशा चाइना धमकी देता रहता है, उससे निपटने के लिए हमें 2 फ्रंट पर काम करना होगा। पहला कि हमें आर्थिक मजबूती प्रदान करना होगा, हमें अपने देश को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में कन्वर्ट करना होगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। क्योंकि अभी 2018 से लेकर 2049 तक जो डेमोग्राफिक डिविडेंड वो हिंदुस्तान के पक्ष में, 2028 के बाद में यह डेमोग्राफिक डिविडेंड चाइना के पक्ष में नहीं रहेगा। तो अभी हिंदुस्तान के पास में यह अवसर है कि वह द्रुत गति से अपने आर्थिक स्थिति को बढ़ावा दे और साथ साथ अपने मिलिट्री को भी मजबूत करे ताकि हिंद महासागर में और हिमालयन बॉर्डर एलएसी में, चाहे लद्दाख हो चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, वहां पर अपने टेरिटरी को हिफाजत कर सके, अपने सॉवरेंटी को अक्षुण्ण रख सके और चाइना का डटकर मुकाबला कर सके। तभी हमारा विदेश नीति सच्चे मायनों में कारगर हो सकेगा। तो दोस्तों मैं अपना
उद्बोधन यही समाप्त करता हूं। अगर आपको डिटेल में और देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा डिटेल में सारी बातों को लिखता हूं, तो वह आप उसको जरूर पढ़ें। थैंक यू वेरी मच।